गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इस चैप्टर के ऊपर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें आपको पहले अध्याय परिचय के बारे में समझाया जाएगा, उसके बाद जो है प्रश्न करवाए जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनना। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, यानी हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और हमारे देश का संविधान जो है बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान द्वारा भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। तो हमारे देश को एक प्रभुसत्ता संपन्न जो है राज्य घोषित किया गया। अतः देश में एक लोकतंत्रीय सरकार की स्थापना करना आवश्यक था। तो इसके लिए जो है देश के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना जरूरी था। वैसे तो दलीय व्यवस्था प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है। वैसे तो दलीय व्यवस्था प्रत्येक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका एक हिस्सा होती है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो इसका और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है और विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों को अपने अपने राजनीतिक दल बनाने तथा अपने विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता होती है। तो लोकतंत्र के अंदर जो है विभिन्न लोगों को अपने दल बनाने की आजादी होती है। इसके साथ साथ जो है आपके अपने विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता होती है। भारत में राजनीतिक दलों की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। तो हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक दलों की शुरुआत जो है 1885 के अंदर हुई है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी स्थापना के साथ हुई थी। उस समय समस्त भारतीय समाज में कुछ समय के लिए अपने सभी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपने आप को संगठित कर लिया और अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन शुरू किया। तो जब हमारे देश की जो ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी उस टाइम पर जो है सभी लोगों ने अपने मतभेदों को भुलाकर जो है कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए और भारत को आजाद करवाने की ठानी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया। यही कारण है कि पामर ने कांग्रेस को एक छाता संगठन के नाम से संबोधित किया है। तो यही रीजन है कि पामर और पार्किंस इसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक छाते की संज्ञा दी है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है, इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है एक ऐसा दल है जिसमें देश के सभी धर्मों, जातियों, हितों तथा आदर्शों से संबंधित लोगों की सदस्यता है। तो मतलब इसका यह है कि इसके अंदर विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरह के लोग इसके अंदर शामिल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधी जी कांग्रेस पार्टी को भंग करने के समर्थक थे। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया था तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो कांग्रेस पार्टी स्थापित की गई थी 1885 में, इसको आजाद होने के बाद भंग कर दिया जाए। उनका विचार था कि कांग्रेस देश को स्वतंत्र कराने में सफल रही है। तो महात्मा गांधी का यह विचार था कि जो कांग्रेस पार्टी है देश को आजाद करवाने में सफल हो गई है और स्वतंत्र भारत के नव निर्माण के लिए एक नए संगठन की आवश्यकता है और जो हमारा देश नया नया आजाद हुआ था उसके लिए जो एक नए संगठन की जरूरत है। परंतु गांधी जी के इस विचार को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन दूसरे नेताओं के द्वारा गांधी जी के इस विचार को, यानी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है इसको खत्म करने की बात कही गई थी, महात्मा गांधी ने उनके इस विचार को नकार दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की बागडोर कांग्रेस पार्टी के हाथों में चली गई और देश आजाद होने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी की बागडोर जो है जो हमारा देश आजाद हो गया, आजादी के बाद सारी की सारी बागडोर जो कांग्रेस पार्टी के हाथों में चली गई। सन 1977 में लोकसभा चुनाव तक एक दल के प्रभुत्व के रूप में कांग्रेस पार्टी कायम रही। तो जब से हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम से लेकर 1977 तक लगभग कांग्रेस पार्टी का राज रहा है, यानी एक दल का प्रभुत्व रहा है। अब देखिए, अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार से अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यदि पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती, जैसे कि पहला आम चुनाव हुआ उसके स्थान कांग्रेस पार्टी के स्थान पर यदि भारतीय जनसंघ पार्टी की सरकार बनती या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती तो उसकी सरकारें अपनी अलग नीति अपनाती, तो कांग्रेस पार्टी से इसकी अलग नीतियां होती।
ये नीतियां इस प्रकार हैं। यदि भारतीय जनसंघ की सरकार बनी होती तो सरकार की जो नीतियां थी वे इस प्रकार है। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अत्यधिक मान्यता प्रदान की। अगर इस जनसंघ की सरकार आ जाती तो अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को ज्यादा महत्व दिया जाता, अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाता और हिंदी को जो है विशेष महत्व दिया जाता। धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने का विरोध करती। तो यह पार्टी जो है धार्मिक तौर पर जो सांस्कृतिक तौर पर अल्पसंख्यक लोग हैं उनका जो है जो विशेषाधिकार दे रखे है, जो रियायतें दे रखी है, उनका इस पार्टी ने विरोध किया है। सन 1964 के बाद से ही भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने का प्रयत्न कर दी। तो भारतीय जनसंघ की ये मतलब इच्छा थी कि 1964 तक जो भारत है उसको एक परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र बनाने की जो है इसकी ये इच्छा होती है, यानी कि भारत को 1964 तक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाती है। इसके बाद यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती तो सरकार की क्या नीतियां होती। साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए मजदूरों तथा किसानों के हितों का समर्थन करती। तो यह पार्टी जो है साम्यवादी हितों का प्रसार करती, यानी कि जो मजदूर दल है, किसान है, इन लोगों को ज्यादा महत्व देती। काम का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल करती। काम के अधिकार को विशेष महत्व दिया जाता। हर व्यक्ति को काम का अधिकार का मतलब जो है समर्थन करती। काम का अधिकार हर व्यक्ति को दिया जाता। पार्टी संविधान की धारा 370 की पक्षधर है, यानी कि जो धारा 370 है उसका जो है इसने समर्थन किया है, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्राप्त है और इसके अनुसार जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति प्रदान की गई। उसका अलग संविधान है, उसका जो है कहने का मतलब है कि उसको एक विशेष दर्जा है। धारा 370 के अकॉर्डिंग जनसंघ इसे समाप्त करने की पक्षधर है, लेकिन जनसंघ जो है इसको समाप्त करना चाहती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक संगठन थी। कांग्रेस में मौजूद विचारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। इस पार्टी में अंग्रेजी पढ़े लिखे, उच्च जातीय वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग तथा शहरी बुद्धिजीवी का बोलबाला था। तो आरंभ के अंदर जो इसके अंदर पढ़े लिखे लोग, उच्च जातियों के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, व्यापारी वगैरह जो है इसके अंदर शामिल थे, जिसका उद्देश्य सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना था। और इस कांग्रेस का मुख्य पर्पज क्या था, जनता के बीच और सरकार के बीच में जो है तालमेल बैठाना, बातचीत करना था। परंतु धीरे धीरे पार्टी ने अपना सामाजिक आधार बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इस पार्टी ने जो अपना आधार बढ़ाना शुरू कर दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक यह एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक संगठन बन गया जिसमें सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, ग्रामीणों, शहरी वासियों, किसानों, उद्योगपतियों, मजदूरों, भूस्वामियों के प्रतिनिधित्व शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश आजाद होने के कगार पर आया उस टाइम तक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है बहुत से वर्गों के लोग शामिल, जातियों के, विभिन्न धर्मों के, गांव के लोग, शहरों के लोग, किसान, उद्योगपति, मजदूर, यानी कि ये इन सब के प्रतिनिधि जो है धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। इसके अतिरिक्त पार्टी में नरमपंथी, गरमपंथी, दक्षिणीपंथी, वामपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी जैसे विचारात्मक संगठन पाए जाते थे, यानी कि ये भी जो है इसके अंदर शामिल हो गए थे। इनमें से कुछ समूहों ने अपने को कांग्रेस के साथ रख लिया। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं जैसे कि उदारवादी है, शांतिवादी हैं, क्रांतिकारी हैं, इनमें से कुछ ने तो जो है कांग्रेस को अपने साथ रखा, यानी कांग्रेस में अपने आप को रखा। और यदि उन्होंने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ नहीं रखा तो वे भी अपने विश्वासों को मानते हुए कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। अगर मान लीजिए कुछ संगठनों ने इसका साथ छोड़ दिया, लेकिन जो है उनका जो है विचार जो है, उनकी जो पहचान जो है कांग्रेस के साथ ही रही। इन अर्थों में कांग्रेस एक विचारात्मक संगठन है। तो इन सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है एक विचारात्मक संगठन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिए, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। हाँ, यह बात सच है कि एकल पार्टी का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ। तो यह साफ जाहिर है
कि कांग्रेस एकल पार्टी, यानी कि उस समय जो इसका कोई विरोधी दल नहीं था, जिसकी वजह से भारतीय लोकतांत्रिक परिवेश का खराब असर हुआ है। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में भारी बहुमत प्राप्त हुआ। तो पहले आम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो है संसद के अंदर भी, राज्य विधानसभाओं के अंदर जो है बहुमत समर्थन प्राप्त हुआ। यद्यपि चुनाव में अनेक अन्य दलों, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी आदि ने भी भाग लिया था। यानी कि पहले 3 जो आम चुनाव हैं उनके अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बहुत सी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सी पार्टियों ने भाग लिया था, परंतु इन चुनाव में उन्हें केवल नामात्र प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन कांग्रेस के अलावा जो दूसरे दल थे उनको जो है पहले 3 आम चुनावों के अंदर थोड़े थोड़े से वोट प्राप्त हुए। इनमें संदेह नहीं है कि इन विरोधी दलों के सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस की आलोचना भी हुई। तो साफ जाहिर है कि जो विरोधी दल थे उन्होंने जो है पहले 3 आम चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी की, उसकी कमियों को भी सामने रखा, परंतु संसद तथा राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस के भारी बहुमत के कारण उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन संसद के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था, राज्य विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व था, इस वजह से जो है इन दलों का कोई विशेष महत्व नहीं रहा, उनकी बातों को तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनकी सब बातों को इग्नोर किया गया और कांग्रेस अपनी मनमानी करती रही, उनकी बातों को, दूसरे दलों की बातों को न मानकर अपनी मनमानी करती रही। इसे निश्चित रूप से भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रभावित किया। तो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जो है निश्चित रूप से जो है भारतीय जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको प्रभावित किया। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू के 3 आम चुनाव के अंदर जो है लोकतांत्रिक चरित्र पर जो है खराब असर पड़ा। अब देखिए आपका साम्यवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर बताइए। इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच में 3 अंतरों का उल्लेख कीजिए। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो अंतर है वे इस प्रकार है। समाजवादी दल लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखता है, यानी लोकतांत्रिक विचारधारा के अंदर विश्वास रखता है। समाजवादी दल पूंजीपतियों और पूंजी का विरोध नहीं करता। तो समाजवादी दल ने तो पूंजीपतियों का विरोध करता है और न ही पर्सनल पूंजी का विरोध करता है। समाजवादी दल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य रूपी संस्था को रखना चाहता है। तो समाजवादी दल कहता है कि राज्य रूपी संस्था होनी चाहिए जो है, और इससे जो है लोगों का उद्देश्य है, यानी कि लोगों के जो क्रियाकलाप है उनको पूर्ण अच्छी तरह से जो पूर्ण किया जा सकता है। ये जो है लोगों का शोषण नहीं करता है। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में विश्वास करती है, यानी मजदूर दल के जो तानाशाही के अंदर जो है ये पार्टी विश्वास रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीपतियों और पूंजी का विरोध करती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है पूंजीपतियों को भी खत्म करना चाहती है, पूंजीपतियों का विरोध करती है और पर्सनल पूंजी का भी विरोध करती है। कम्युनिस्ट पार्टी राज्य को समाप्त करने के पक्ष में है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी जो है राज्य को भी खत्म करना चाहती है। वो कहती है राज्य जो है मजदूरों का शोषण का एक यंत्र है, साधन है। अब देखिए भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच निम्नलिखित अंतर। स्वतंत्र पार्टी का मानना है कि समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है, यानी कि खुशहाली जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता अगर उसको मिलती है तो ही मतलब समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। स्वतंत्र पार्टी जो ये कहती है सभी धर्मों को बराबर का आदर देना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्षता को ज्यादा महत्व दिया है। स्वतंत्र पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी गलत मानती है। तो स्वतंत्र पार्टी ने यह कहा कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है और सोवियत संघ के साथ जो अच्छे संबंध है वो गलत है, इस बात को जो है वो मतलब सही नहीं मानती है। दूसरी तरफ भारतीय जनसंघ राज्य की सकारात्मक भूमिका का समर्थन करती है, यानी राज्य की जो है उचित भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में राज्य के कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करती है, और जो स्वतंत्र पार्टी कहती है कि राज्य का जो है जो राजकाज के अंदर जो है मिनिमम इंटरफेयर होना चाहिए, कम से कम जो इंटरफेयर होना चाहिए। भारतीय जनसंघ हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का समर्थन करती है, यानी हिंदुत्व को ज्यादा महत्व देती है। भारतीय जनसंघ गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करती है, और भारतीय जनसंघ ने जो है गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान
को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। तो उसने जो है भारत और जो पाकिस्तान आज बना हुआ है, अगर ये एक हो जाए तो एक अखंड भारत का निर्माण हो सकता है। अब देखिए, भारत और मेक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताइए कि मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। भारत और मेक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, यानी भारत में भी मेक्सिको के अंदर भी जो एक एक पार्टी का काफी लंबे समय तक प्रभुत्व रहा, परंतु दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के रूप में अंतर था। लेकिन दोनों दलों का जो इतनी देर में प्रभुत्व था उनमें जो अंतर रहा है, भारत में जहां लोकतंत्र के आधार पर एक दल का प्रभुत्व कायम रहा, भारत के अंदर जो एक दल का शासन जरूर रहा लेकिन लोकतंत्र कायम रहा था। यही मेक्सिको में एक दल की तानाशाही थी, लेकिन मेक्सिको के अंदर जो है एक दल की तानाशाही थी। वहां पर लोगों को अपने विचार व्यक्त रखने तथा उन्हें जो प्रकट कर नहीं कर सकते थे। तो मेक्सिको के अंदर न तो लोग अपने विचार प्रकट कर सकते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों के अंदर काफी अंतर है। मेक्सिको के अंदर तानाशाही प्रणाली को अपनाया गया था एक दल के प्रभुत्व के समय, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था। अब देखिए, भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हो और उनमें निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। ऐसे दो राज्य जहां 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, यानी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी 52 से लेकर 67 तक। इसमें है जम्मू कश्मीर और केरल। तो इन दोनों राज्यों के अंदर जो है 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। ऐसे दो राज्य है जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही। तो अब जो है ऐसे दो राज्य बताने हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है 52 से 67 तक सत्ता में रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में रही है। तो बच्चों, आज आपको जो है अभ्यास के लगभग सारे प्रश्न करवा दिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको जो है दूसरी वीडियो में करवाऊंगा। आप सभी बच्चों ने जो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनना है और जो है याद करना है। धन्यवाद।